नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द लर्निंग कैपिटल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं राज शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे दिसंबर 2022 के सेकेंड वीक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर प्रश्न पर। एमसीक्यू के माध्यम से हम सभी प्रश्न सॉल्व करेंगे और सभी प्रश्न पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो में अंत तक रहे। आप अपने साथ पेन और एक नोटबुक जरूर रखें, क्योंकि मैं हर प्रश्न के साथ कम से कम 5 फैक्ट्स आपको बताता ही हूँ। तो चलिए आज का अंक शुरू करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले समस्त वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन्स को भी दबाएं। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन COP15 का आयोजन कहाँ किया गया है? कन्वेंशन ऑन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों आपको बता दें कि CBD COP15 कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी COP15 का आयोजन प्रस्तावित था चीन में। आयोजन कहाँ प्रस्तावित था? चीन में। परंतु कोविड-19 के खतरे को देखते हुए इसका आयोजन किया गया है कनाडा के मॉन्ट्रियल में। ध्यान रखिएगा, मॉन्ट्रियल में। मेजबान अगर पूछा जाए मेजबानी किसने की, तो मेजबानी की चीन ने, और यह दूसरा चरण था। पहला चरण चीन के क्यूनमिंग में हो चुका है। दोस्तों आपको बता दें, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक मल्टीलैटरल ट्रीटी है जो 29 दिसंबर 1993 से प्रभाव में आई, और पहला CBD COP COP1 आयोजित किया गया नसाउ, बहामास की राजधानी नसाउ में। दोस्तों वर्ष 2010 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष के रूप में घोषित किया जा चुका है। इससे पूर्व वर्ष 2018 में COP14 का आयोजन किया गया था शर्म अल शेख मिस्र में। और हाल ही में UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज COP17 जलवायु परिवर्तन पर शिखर सम्मेलन COP27 का आयोजन किया गया है मिस्र के शर्म अल शेख में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, कनाडा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप YouTube हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम तथा इंस्टाग्राम के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। हाल ही में देश की 9वीं राष्ट्रीय पार्टी घोषित की गई है। ऑप्शन दिए गए हैं तृणमूल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। तो दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रीय पार्टी हाल ही में घोषित की गई है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी हाल ही में गुजरात में असेंबली इलेक्शन हुए, आम आदमी पार्टी को 13% वोट हासिल हुए, और इन वोटों के साथ आम आदमी पार्टी देश की 9वीं राष्ट्रीय पार्टी घोषित की गई है। राष्ट्रीय पार्टी घोषित करता है इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग। चुनाव आयोग की बात करें, भारतीय संविधान के भाग 15 में वर्णन किया गया है अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक चुनाव आयोग का। चुनाव आयोग घोषित करता है क्या क्या अर्हताएं होती हैं। अर्हताएं होती हैं दोस्तों, लोकसभा की 2% सीटें, और ये 3 विभिन्न राज्यों से प्राप्त की गई हों। 4 राज्यों में 6% वोट हासिल किया हो लोकसभा या विधानसभा में, या 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हो। तो आम आदमी पार्टी दिल्ली, पंजाब में इनकी सरकारें हैं। गोवा में भी आम आदमी पार्टी राज्य स्तरीय पार्टी है, और अब गुजरात में राज्य स्तरीय पार्टी होने के साथ आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी घोषित किया गया है। आम आदमी पार्टी स्थापित हुई वर्ष 2012 में। अरविंद केजरीवाल इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष हैं श्रीमती ममता बनर्जी, बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं मायावती, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं श्री शरद पवार। दोस्तों आपको बता दें कि 9 कौन सी पार्टी हैं, तो 4 ये हो गई। इसके अतिरिक्त भारतीय जनता पार्टी, अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी, CPI, CPIM तथा नेशनल पीपल्स पार्टी। कॉनराड संगमा मेघालय के मुख्यमंत्री हैं। कॉनराड संगमा की नेशनल पीपल्स पार्टी, ये देश की 9 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। इलेक्शन कमीशन की बात करें तो 1 मुख्य चुनाव आयुक्त तथा 2 अन्य आयुक्त होते हैं। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्य कर रहे हैं श्री राजीव कुमार। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किसे नाबार्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं शक्तिकांत दास, KV साजी, दिनेश कुमार खारा या गोविंद राजुलू चिंताला। तो दोस्तों नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं KV साजी। इन्होंने स्थान ले लिया है गोविंद राजुलू चिंताला का। दोस्तों यह मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत कार्य करने वाली अपेक्स बॉडी है
रीजनल रूरल बैंक आरआरबी बैंकों की और इनके संचालन तथा निगमन का कार्य करती है। स्थापित हुई नाबार्ड 12 जुलाई 1982 को। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ऑप्शंस की बात करते हैं। शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर के रूप में कार्य कर रहे हैं। आरबीआई 1 अप्रैल 1935 को स्थापित होती है। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। दिनेश कुमार खारा एसबीआई के चेयरपर्सन है। एसबीआई सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। 1 जुलाई 1955 को स्थापित हुआ। हेडक्वार्टर है मुंबई में। भारतीय स्टेट बैंक। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं मिनेश शाह, वर्षा जोशी, पुरुषोत्तम रूपाला और वर्गीज कुरियन। तो एनडीडीबी के प्रबंध निदेशक के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया है मिनेश शाह को। उन्होंने स्थान ले लिया है वर्षा जोशी को। पहले अध्यक्ष थे एनडीडीबी के वर्गीज कुरियन। दोस्तों आपको बता दें, एनडीडीबी भारत सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना हुई वर्ष 1965 में। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मंत्री हैं श्री पुरुषोत्तम रूपाला। इसका हेडक्वार्टर है आनंद, गुजरात में। दोस्तों आनंद वही जगह है जहां पे अमूल है। अमूल की स्थापना की गई है। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। दोस्तों 1970 में भारत में व्हाइट रेवोल्यूशन, दुग्ध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए व्हाइट रेवोल्यूशन किया गया था या ऑपरेशन फ्लड, और दुग्ध उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई थी। और ये इसका नेतृत्व करता थे वर्गीज कुरियन। फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन के रूप में जाने जाते हैं श्री वर्गीज कुरियन। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वर्ष 2022 के लिए ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं परमाक्राइसिस, होमर वैक्स या गॉबलिन मोड। तो दोस्तों वर्ष 2022 के लिए ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है गॉबलिन मोड। गॉबलिन का अर्थ होता है भूत और मोड का मतलब हो गया मिजाज, भूत मिजाज। दोस्तों यह एक जुमला है, यह एक अनौपचारिक शब्द है जिसका अर्थ होता है मनमर्जी या दुनिया की परवाह नहीं करना और अपने आप में मदमस्त रहना। इसे वर्ष 2022 के लिए ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। परमाक्राइसिस को कॉलिंस वर्ड ऑफ द ईयर, कॉलिंस डिक्शनरी ऑफ द वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। परमाक्राइसिस का मतलब युद्ध के समय जीवन जीने का अनुभव। होमर को कैम्ब्रिज डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। होमर एक बेसबॉल गेम का टर्म है और इसे कैम्ब्रिज वर्ड ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस टीम ने फीफा विश्व कप खिताब 2022 जीता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाने की प्रबल संभावना होगी। फीफा क्या है? फीफा विश्व कप। तो दोस्तों आपको बता दें कि फीफा का यह 22वां संस्करण था। ध्यान रखिएगा, लिखते जाइएगा। 22वां संस्करण था। आयोजन हुआ कतर में और इस टूर्नामेंट में 32 टीमें शामिल हुई। टूर्नामेंट का विजेता रहा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने पूर्व चैंपियन फ्रांस को पराजित किया और तीसरी बार, थर्ड टाइम विश्व कप का खिताब जीत लिया है। पिछला टूर्नामेंट हुआ था वर्ष 2018 में जिसकी चैंपियन थी फ्रांस। टॉप 4 टीमों की बात करते हैं। सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने क्रोएशिया को हराया, फ्रांस ने मोरक्को को हराया और तीसरे स्थान पर टीम रही क्रोएशिया। फीफा की बात करते हैं। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल खेलों की सर्वोच्च नियामक संस्था है फीफा। 1904 में स्थापित हुई। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। फीफा विश्व कप की बात करते हैं दोस्तों, तो पहला विश्व कप खेला गया 1930 में उरुग्वे में खेला गया। उरुग्वे ही इसका चैंपियन रहा। अब तक सबसे मोस्ट सक्सेसफुल टीम रही है ब्राजील। ब्राजील ने 5 टूर्नामेंट जीते हैं, अब तक 5 बार चैंपियन रही और इस वर्ष विजेता रही अर्जेंटीना। लियोनेल मेसी, ध्यान रखिएगा, लियोनेल मेसी चैंपियन टीम के कप्तान रहे, कैप्टन थे अर्जेंटीना के। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में गुजरात के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? ऑप्शन दिए गए हैं भूपेंद्र पटेल, अमित शाह, विजय रूपाणी और आनंदीबेन पटेल। तो दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में गुजरात में 182 सीटों के लिए असेंबली इलेक्शन हुए जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने अभूतपूर्व विक्ट्री हासिल की। 156 सीटें जीती। भारतीय जनता पार्टी ने
17 सीटें जीती आईएनसी ने तथा आम आदमी पार्टी ने आपने 5 सीटें जीती। और भूपेंद्र पटेल पुनः गुजरात के मुख्यमंत्री बनाए गए और उन्होंने शपथ दिलाई गुजरात के गवर्नर श्री आचार्य देवव्रत ने। आचार्य देवव्रत जी वर्तमान में गुजरात के गवर्नर हैं, उन्हें शपथ दिलाई। गुजरात की बात करते हैं, गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। गुजरात में वंसदा, गिर, ब्लैकबक जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क हैं। चांपानेर, पावागढ़, रानी की बाव, अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर तथा प्रमुख हड़प्पन नगर धौलावीरा यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल स्थल है। अमित शाह जी भारत के गृह मंत्री हैं। विजय रूपाणी पूर्व मुख्यमंत्री हैं गुजरात के। आनंदीबेन पटेल वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल तथा पूर्व गुजरात की मुख्यमंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? ऑप्शन दिए गए हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, विनोद अग्निहोत्री, प्रतिभा सिंह या जयराम ठाकुर। तो दोस्तों हाल ही में हिमाचल प्रदेश में 68 सीटों के लिए असेंबली इलेक्शन हुए, चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने 40 सीटें जीती तथा मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने महज 25 सीटें जीती और कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाई और मुख्यमंत्री बनाए गए हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। डिप्टी सीएम बनाए गए हैं विनोद अग्निहोत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर का स्थान लिया है सुखविंदर सिंह सुक्खू ने। गवर्नर श्री राजेंद्र आर्लेकर ने शपथ दिलाई है सुखविंदर सिंह सुक्खू को। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालय, सिम्बालबारा, इंदर किला, फिन वैली तथा खीरगंगा जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क स्थित हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन दिए गए हैं पुणे, कोलकाता, दिल्ली और भोपाल। तो दोस्तों आपको बता दें कि IISF का आयोजन किया जाएगा भोपाल में। जनवरी 2023 में इसका आयोजन होना है। 8वां संस्करण होगा। पहला संस्करण आयोजित किया गया था वर्ष 2015 में नई दिल्ली में। इससे पूर्व 7वां संस्करण आयोजित किया गया था वर्ष 2021 में गोवा में। विज्ञान भारती के सहयोग से विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार की यह पहल है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह मंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मैट फ्रेडरिक्सन किस देश की प्रधानमंत्री चुनी गई हैं? ऑप्शन दिए गए हैं इटली, डेनमार्क, फिनलैंड और ब्रिटेन। तो दोस्तों हाल ही में मैट फ्रेडरिक्सन डेनमार्क देश की पुनः प्रधानमंत्री नियुक्त की गई है। डेनमार्क एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है, राजधानी है कोपेनहेगन। हाल ही में इटली की नई प्रधानमंत्री बनी है और पहली इटली की महिला प्रधानमंत्री के रूप में बनी है जॉर्जिया मेलोनी। ध्यान रखिएगा, जॉर्जिया मेलोनी। फिनलैंड की प्रधानमंत्री हैं सना मारिन और सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में जानी जाती हैं सना मारिन। हाल ही में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं ऋषि सुनक भारतीय मूल के हैं और ये 44 वर्ष की आयु में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। इटली की राजधानी है रोम, डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन, फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी तथा ब्रिटेन की राजधानी है लंदन। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रही तवांग घाटी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख। तो दोस्तों तवांग घाटी स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। 9 दिसंबर को भारत और चीन के सैनिकों के बीच अरुणाचल प्रदेश की तवांग घाटी में झड़प देखने को मिली। भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब दिया। यांगसे नदी के किनारे पर यह घाटी स्थित है। भारत, भूटान तथा चीन की सीमा पर स्थित है। तवांग घाटी पूर्वोत्तर क्षेत्र में रणनीतिक प्रवेश प्रदान करता है। तिब्बती बौद्ध धर्म का यह एक महत्वपूर्ण केंद्र है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन बन गया है? ऑप्शन दिए गए हैं रूस, इराक, सऊदी अरब और UAE। तो दोस्तों भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है रूस ने स्थान ले लिया है इराक का। इसके अलावा भारत UAE तथा सऊदी अरब से भी कच्चे तेल का आयात करता है। रूस की राजधानी है मॉस्को। प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्य वैज्ञानिक नियुक्त किया गया है? चीफ साइंटिस्ट नियुक्त किया गया है। ऑप्शन दिए गए हैं डॉक्टर टेड्रोस एधनॉम, डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर सर जेरेमी फरार या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने चीफ साइंटिस्ट नियुक्त किया गया है डॉक्टर जेरेमी फरार को। मूलतः सिंगापुर के
हैं डॉक्टर जेरेमी फरार और नए चीफ साइंटिस्ट हैं WHO के। WHO की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में यूनाइटेड नेशंस की सर्वोच्च संस्था है WHO। 7 अप्रैल 1948 को स्थापित हुई। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। इसके डायरेक्टर जनरल के रूप में कार्य कर रहे हैं डॉक्टर टेड्रोस एथनॉम। डॉक्टर हर्षवर्धन पूर्व मंत्री हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं भारत सरकार के, और यह WHO के पूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में कार्य कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन दिए गए हैं बेल्जियम, नीदरलैंड, भारत और ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा भारत में। यह आयोजन करता है FIH, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ। भारत के उड़ीसा राज्य के राउरकेला में यह आयोजन होना है जनवरी 2023 में। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली में विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण किया है। अब नजर डालते हैं दोस्तों FIH क्या है? फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी खेलों की सर्वोच्च नियामक संस्था है। 1924 में स्थापित हुई। हेडक्वार्टर है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। नरेंद्र बत्रा इसके प्रेसिडेंट हैं। अब विश्व कप के इतिहास पर नजर डालते हैं। तो पहला विश्व कप खेला गया वर्ष 1971 में स्पेन के बार्सिलोना में और विजेता रहा पाकिस्तान। 1975 के टूर्नामेंट में मलेशिया कुआलालंपुर में खेला गया। भारत विजेता रहा और मात्र एक बार भारत हॉकी विश्व कप का विजेता रहा है। 2018 में यह टूर्नामेंट खेला गया था भारत में ही और बेल्जियम चैंपियन बना था, यानी करंट हॉकी चैंपियन है बेल्जियम। और मोस्ट सक्सेसफुल टीम रही है दोस्तों हॉकी विश्व कप में पाकिस्तान। ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान मोस्ट सक्सेसफुल टीम रही है। अब तक 4 बार पाकिस्तान हॉकी विश्व कप जीत चुका है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस फेडरेशन ITF, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन द्वारा विश्व चैंपियन 2022 किसे घोषित किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं राफेल नडाल, ईगा स्वीटेक, ए तथा बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। ITF के द्वारा विश्व चैंपियन 2022 घोषित किए गए हैं राफेल नडाल स्पेन के खिलाड़ी हैं, ईगा स्वीटेक पोलैंड की खिलाड़ी हैं। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है ए तथा बी दोनों। दोस्तों राफेल नडाल ने वर्ष 2022 का ऑस्ट्रेलियन ओपन तथा फ्रेंच ओपन का एकल खिताब जीता है, जबकि महिला वर्ग में ईगा स्वीटेक ने फ्रेंच ओपन तथा US ओपन का खिताब वर्ष 2022 का जीता है। यानी कुल दोनों ने 2-2 खिताब जीते हैं, ग्रैंड स्लैम जीते हैं। इन्हें वर्ष 2022 का चैंपियन घोषित किया। ITF क्या है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टेनिस खेलों की सर्वोच्च नियामक संस्था है। स्थापित हुई वर्ष 1913 में। हेडक्वार्टर है लंदन में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में रक्त से कार्पो खुबानी को GI टैग प्रदान किया गया है। यह किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों हाल ही में GI टैग दिया गया है रक्त से कार्बो खुबानी और यह पाई जाती है लद्दाख में। और लद्दाख का पहला GI टैग है, इंग्लिश में बोलते हैं एप्रिकॉट। यह एक फल है। गुलाबी खुबानी अपने गुलाबी रंग और मिठास के कारण जानी जाती है और यह पाई जाती है लद्दाख में। तेलंगाना के तंदूर वाले चने या हाई प्रोटीन चने होते हैं तथा असम का असमिया गमछा, महाराष्ट्र का अलीबाग व्हाइट ऑनियन, अलीबाग का सफ़ेद प्याज जो कि महाराष्ट्र में पाया जाता है, इन्हें हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, GI टैग किसी क्षेत्र विशेष की विशेषता को प्रदर्शित करता है। GI टैग से संबंधित भारत में कानून बनाया गया GI ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 और 2003 से यह प्रभावी है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं चंडीगढ़, गोवा, पोर्ट ब्लेयर और दिल्ली। तो हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया है गोवा में और इसका नामकरण पूर्व रक्षा मंत्री और गोवा के पूर्व CM श्री मनोहर पर्रिकर जी के नाम पर किया गया है। गोवा की राजधानी है पणजी। वर्तमान में CM हैं श्री प्रमोद सावंत, गवर्नर हैं श्री PS श्रीधरन पिल्लई। सेंट कैथेड्रल चर्च गोवा
में स्थित है और यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल स्थल है। महावीर हरीना तथा मोलम जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क भी स्थित हैं गोवा में। आगे बढ़ते हैं, यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। ऑप्शन दिए गए हैं 11 दिसंबर, 14 दिसंबर, 16 दिसंबर और 18 दिसंबर। यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, संयुक्त राष्ट्र बाल आपातकालीन कोष, स्थापना हुई 11 दिसंबर वर्ष 1946 को। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। कैथरीन एम रसेल इसकी चेयरपर्सन के रूप में कार्य कर रही हैं। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण मची तबाही में पीड़ित बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और कल्याण के लिए यूनिसेफ का गठन किया गया था 11 दिसंबर 1946 को और प्रतिवर्ष 11 दिसंबर को ही यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष के लिए थीम रखी गई थी ऑल गर्ल्स डिजर्व्स बेटर, द वर्ल्ड डिजर्व्स बेटर। 14 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है 14 दिसंबर को। 16 दिसंबर को मनाया जाता है 1971 में भारत ने पाकिस्तान पर विजय प्राप्त की थी, विजय दिवस मनाया जाता है 16 दिसंबर को। 18 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, नेशनल माइनॉरिटी राइट्स डे मनाया जाता है 18 दिसंबर को। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में अखिल भारतीय टेबल टेनिस महासंघ, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की हाल ही में नई अध्यक्ष और पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं मेघना अहलावत हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी की पत्नी हैं और टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना गया है। दीपा मलिक की बात करें तो पैरालंपिक खिलाड़ी हैं भारत की और भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रही हैं दीपा मलिक। पीटी उषा को हाल ही में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। पीटी उषा को उड़न परी के नाम से जानी जाती हैं। पीटी उषा स्प्रिंटर रही हैं। ओलंपिक तथा और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है पीटी उषा ने। पीटी उषा को हाल ही में राज्यसभा के लिए भी नामित किया गया। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना हुई वर्ष 1927 में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई वर्ष 1926 में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टेबल टेनिस खेलों की सर्वोच्च नियामक संस्था है इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। हेडक्वार्टर है लुसाने, स्विट्जरलैंड। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में महाकवि सुब्रमण्यम भरतियार जी की प्रतिभा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं मदुरई, बेंगलोर, रामेश्वरम या वाराणसी। दोस्तों, हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टैलिन जी ने महाकवि सुब्रमण्यम भरतियार जी की प्रतिमा का उद्घाटन किया है वाराणसी। महाकवि सुब्रमण्यम भरतियार मूलतः तमिलनाडु के थे लेकिन उनकी कर्मभूमि रही वाराणसी। तो वाराणसी में उनकी प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन जी को उनकी 100वीं पुण्यतिथि के अवसर पर यह उद्घाटन किया गया है। महाकवि सुब्रमण्यम तमिल लेखक, कवि, पत्रकार, स्वतंत्रता संग्राम कार्यकर्ता, समाज सुधारक और बहुभाषाविद के रूप में जाने जाते हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं जन्मभूमि, ज्ञान रथम, स्वदेश गीतांगल। ये उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में जलवायु परिवर्तन मिशन प्रारंभ करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन दिए गए हैं केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। तो तमिलनाडु राज्य ने अपने राज्य में प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू किया है और ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है तमिलनाडु। तमिलनाडु ने अपनी मौजूदा कोयले से जो बिजली उत्पन्न होती है उसकी क्षमता को अब कभी ना बढ़ाने का निर्णय लिया है तथा 2030 तक अपनी ऊर्जा जरूरतों का 50% हिस्सा नवीनीकरण स्रोतों से पूरा किया जाएगा। तमिलनाडु की बात करते हैं, राजधानी है चेन्नई, सीएम है एम के स्टैलिन, गवर्नर के रूप में कार्य कर रहे हैं एनआर रवि। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? ऑप्शन दिए गए हैं 71वीं, 72वीं, 73वीं और 74वीं। 15 दिसंबर
2022 को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 72वीं पुण्यतिथि मनाई गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के खेड़ा जिले में हुआ था तथा निधन 15 दिसंबर 1950 को नई दिल्ली में हो गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत में जो छोटी छोटी रियासतें हैं उनको भारत संघ में शामिल करने में महत्वपूर्ण योग रहा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। लौह पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। कांग्रेस के एमिनेंट लीडर रहे, 49वें कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया और मरणोपरांत उन्हें 1991 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से नवाजा गया। भारत के पहले गृह मंत्री, ध्यान रखिएगा, पहले गृह मंत्री और पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने सेवाएं दी। उनके सम्मान में गुजरात के नर्मदा केवड़िया जिले में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के रूप में जाना जाता है, स्थापित की गई है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सूर्य किरण नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया है? ऑप्शन दिए गए हैं नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। तो दोस्तों, सूर्य किरण नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत नेपाल के साथ आयोजित करता है और यह 16वां संस्करण था। नेपाल के सालझंडी इलाके में यह अभ्यास आयोजित किया गया। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। पीएम हाल ही में नए निर्वाचित हुए हैं शेर बहादुर देउबा। ध्यान रखिएगा, शेर बहादुर देउबा नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। हाल ही में नीति आयोग ने किस संस्थान के सहयोग से यूथ को लैब कार्यक्रम प्रारंभ किया है? तो दोस्तों, आपको बता दें, नीति आयोग ने प्रारंभ किया था अटल इनोवेशन मिशन वर्ष 2016 में इनोवेशंस को बढ़ाने के लिए। तो अटल इनोवेशन मिशन तथा यूएनडीपी के द्वारा हाल ही में यूथ को लैब का 5वां संस्करण 5th एडिशन प्रारंभ किया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि यह कार्यक्रम युवा सामाजिक उद्यमियों को बढ़ावा तथा उन्हें सशक्त करने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया। अब तक 28 देशों में यह पहल लागू की जा चुकी है। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा 1966 में स्थापित हुआ। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। यूएनईपी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम 1972 में स्थापित हुई। हेडक्वार्टर है नैरोबी केन्या में। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड स्थापित हुआ 1946 में। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। यूनेस्को 1946, हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश में 1 माह के आपातकाल की घोषणा की गई? ऑप्शन दिए गए हैं ब्राजील, पेरू, वेनेजुएला या मैक्सिको। तो दोस्तों, आपको बता दें कि पेरू के तत्कालीन राष्ट्रपति कैस्टिलो पेड्रो को हटा दिया गया उनके पद से और पहली महिला राष्ट्रपति वहां पे चुनी गई दीना बोलुआर्ट पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई। कैस्टिलो पेड्रो के समर्थन में देश के विभिन्न हिस्सों में कई हिंसक प्रदर्शन हुए। इन हिंसक प्रदर्शनों को देखते हुए सरकार ने एक माह के लिए पेरू में आपातकाल की घोषणा की है। पेरू एक दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में स्थित देश है। इसकी राजधानी है लीमा। ध्यान रखिएगा, लीमा राजधानी है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने किस मिसाइल का परीक्षण किया है? ऑप्शन दिए गए हैं अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5 या इनमें से कोई नहीं। तो भारत सरकार हाल ही में भारत ने इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया है। ओडिशा तट के निकट डॉक्टर कलाम द्वीप में सॉलिड ईंधन का प्रयोग किया गया है। यह एक 5000 किलोमीटर से अधिक रेंज वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। आईजी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ये मिसाइल डेवलप की गई हैं। इसमें मुख्यतः 5 मिसाइलें हैं, ध्यान रखिएगा। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। अग्नि सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। इसकी क्षमता इसकी रेंज 5000 किलोमीटर से अधिक है। डीआरडीओ द्वारा इसको बनाया गया है। डीआरडीओ की स्थापना हुई थी दोस्तों 1958 में। हेडक्वार्टर है दिल्ली में। ध्यान रखिएगा, समीर वी कामत वर्तमान में इसके चेयरपर्सन के रूप में कार्य कर रहे हैं। आईजीएमडीपी की बात कर लेते हैं। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1982-83 में यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के नेतृत्व में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जीएसटी काउंसिल की कौन सी बैठक का आयोजन किया गया? ऑप्शन दिए गए हैं 45वीं, 46वीं, 47वीं और 48वीं। तो दोस्तों, जीएसटी काउंसिल की हाल ही में 48वीं बैठक का आयोजन किया गया है दिल्ली में, जिसकी अध्यक्षता की हैं फाइनेंस मिनिस्टर
श्रीमती निर्मला सीतारमण। आपको बता दें कि जीएसटी काउंसिल का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279A में किया गया है, जिसके अध्यक्ष भारत के वित्त मंत्री होते हैं तथा सदस्य सभी राज्यों के वित्त मंत्री होते हैं। और हाल ही में इसकी 48वीं बैठक आयोजित की गई है। दोस्तों आपको बता दें कि वर्ष 2017 में जीएसटी लागू किया था। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सभी प्रकार के अप्रत्यक्ष करों को समाहित करके यह टैक्स लगाया गया था भारतीय संविधान के 101वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने अमूल्य सुझाव अवश्य दें। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले समस्त वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। धन्यवाद।